बिहार के भागलपुर में चुनावी रैली करने पहुंचे तेजस्वी यादव के पास पहुंचने के लिए लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया। जैसे ही तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा, रैली में आए लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ने लगे, जिससे वहां हंगामा मच गया। सुरक्षा में तैनात पुलिस वालों के हाथ पांव फूलने लग गए। अचानक वहां अफरा तफरी मच गई। तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर से उतरे नहीं थे और रैली वाली जगह पर भगदड़ जैसे हालात दिखने लगे। फौरन वहां तैनात पुलिस वालों और अर्धसैनिक बल के जवानों ने डंडे चलाना शुरू कर दिए। जैसे ही पुलिस ने सख्ती दिखाई, हालात काबू में आते दिखने लगे। लेकिन पुलिस के लिए चुनौती इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि लोगों ने भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बांस बल्लियों को गिरा दिया और इसीलिए वहां हंगामा बढ़ता चला गया। भीड़ ने मंच के करीब जाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में रैली में आए लोग मंच के बेहद नजदीक पहुंच गए। यानी मंच और लोगों के बीच का फासला ही खत्म हो गया। ऊपर से मंच पर भी नेताओं के साथ कई लोग जमा हो गए। मंच पर खड़े तेजस्वी यादव ऐसे दिखने लगे जैसे किसी भीड़ के बिल्कुल बीच में खड़े हों। हालांकि भीड़ के बेकाबू होने की वजह से वहां लगाई गई कई कुर्सियां टूट गईं। ये रैली भागलपुर की बिहपुर विधानसभा सीट पर हुई। वहां के जयप्रकाश नारायण कॉलेज के मैदान में तेजस्वी यादव महागठबंधन की उम्मीदवार अपर्णा कुमारी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। उधर बिहार के कटिहार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक इमरान प्रतापगढ़ी की एक चुनावी रैली में नहीं पहुंचने पर भीड़ बेकाबू हो गई। गुस्साए लोगों ने वहां तोड़फोड़ कर दी। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस प्रत्याशी मनोहर प्रसाद के लिए प्रचार करने आने वाले थे, लेकिन आरोप लगाया गया कि उनके हेलीकॉप्टर को वहां उतरने की इजाजत ही नहीं दी गई। ये सुनते ही लोग और भड़क गए। इमरान प्रतापगढ़ी का हेलीकॉप्टर का रिप्लाई नहीं दिया गया है, जिसके कारण इमरान प्रतापगढ़ी को यहाँ उतरने नहीं दिया है। सारे लोगों ने वहां रखी एक एक कुर्सी तोड़ दी और पोस्टर भी फाड़ दिए। उन लोगों ने आरोप लगाया कि झूठा दिलासा देकर उन्हें कई घंटों तक वहां बैठाए रखा गया। 6 बजे नजारा अभी तक हम लोग को नहीं मिला। लास्ट में बोला कि नहीं आएगा। ये क्या है? ये झूठा नहीं तो क्या है? काफी देर तक उन लोगों ने बवाल मचाया। इसके बाद किसी तरह उन्हें शांत करवाया गया। इधर बिहार के लखीसराय में वोटिंग के दौरान शराब पीकर हंगामा करने के आरोप लगने के बाद आरजेडी नेता अजय कुमार ने अल्कोहल टेस्ट करवाया और थाने में की गई जांच में यह साफ हो गया कि एमएलसी अजय कुमार ने शराब नहीं पी थी। जबकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने उन पर शराब पीकर पोलिंग बूथ पर हंगामा करने का आरोप लगाया था। दारू पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बढ़ाओ पदाधिकारी को चेक कर लो। हाँ चेक कराओ। तुम बोलने वाले कौन हो? चेक करवा तो इसको दारू पिए हुए मैं रोको इसको। दारू पी करके हंगामा करता है। इस बहस के तुरंत बाद ही अजय कुमार सीधे लखीसराय के कबैया थाने पर पहुंच गए। उन्होंने मीडिया के कैमरों के सामने अल्कोहल टेस्ट करवाया। टेस्ट के बाद यह साफ हो गया कि आरजेडी नेता ने शराब का सेवन नहीं किया था। जबकि एक रोज पहले बिहार में वोटिंग के दौरान डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और अजय कुमार के बीच इस बात को लेकर काफी बहस हो गई थी। विजय सिन्हा ने आरजेडी नेता अजय कुमार पर शराब के नशे में हंगामा करने का आरोप लगाया तो अजय कुमार गुस्से से तमतमा गए थे और उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने ही बिहार के डिप्टी सीएम को अपशब्द तक कह दिए थे। राजद का एमएलसी जमानत हो गया है। राजद का दारू पी कर हंगामा कर रहा है। तुम बुरा जमानत हो गया। कहाँ प्रशासन लगाओ? तुमने पैसे दारू पी कर हंगामा कर रहा है बूथ पर जाकर के। दारू पी कर अभी भी दारू पिए हुए है। अभी नदियामा से लोग कहाँ चाहिए इलाका में आगे। जांच में शराब नहीं पिए होने की बात सामने आने के बाद आरजेडी के एमएलसी अजय कुमार ने डिप्टी सीएम पर हमला बोला। उनके मुताबिक उनकी छवि खराब करने के लिए विजय सिन्हा ने उन पर नशे में हंगामा करने का आरोप लगाया था। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में राम मंदिर पर दिए बयान के बाद आरजेडी नेता और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता खेसारी लाल यादव पवन सिंह और निरहुआ के निशाने पर आ गए। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ और पवन सिंह ने पलटवार किया और खेसारी लाल यादव की सोच पर सवाल उठाए, क्योंकि चुनाव के दौरान खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर तीखा हमला बोला। क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। खेसारी लाल यादव के मुताबिक मंदिर मस्जिद बनवाने के साथ सरकारों को स्कूल और यूनिवर्सिटियां भी बनवानी चाहिए। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। छपरा विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार के दौरान खेसारी लाल यादव ने एक दो बार नहीं बल्कि लगातार मंदिर मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। हालांकि इस दौरान वो बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गए। बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने तो खेसारी लाल यादव को यदमुल्ला तक कह दिया था
और जब एक बार फिर खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर के निर्माण को लेकर सवाल उठाए तो दिनेश लाल यादव निरहुआ भड़क गए। जहाँ पे लोग पढ़ के प्रोफेसर बनते हैं वो विद्यालय भी है, वो यूनिवर्सिटी भी है, ये राम मंदिर के पीछे क्यों पड़ा है हमको समझ में ही नहीं आया। दिनेश लाल यादव ने कुछ तर्क देकर खेसारी लाल यादव को गलत साबित करने की कोशिश की। तो क्या चाहते हो, एयरपोर्ट को तोड़ के और कॉलेज बना दें? जहाँ मंदिर टूटा तो मंदिर ही बना, उसमें तुमको क्या दिक्कत है? दिनेश लाल यादव ने इस मुद्दे पर इससे पहले भी यदमुल्ला कहकर खेसारी लाल यादव पर निशाना साधा था और उनको अपना छोटा भाई बताते हुए उन्हें राजनीति के मैदान में सतर्क और सोच समझकर बयानबाजी करने की नसीहत दी थी। लेकिन आरजेडी की टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से मैदान में उतरे खेसारी लाल यादव अपने बयान पर अड़े रहे और लगातार राम मंदिर के निर्माण को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते रहे। लेकिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ही आने वाले उनके साथी कलाकारों ने उनके बयान पर पलटवार किया। भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता और बीजेपी नेता पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के बयान पर एक कहावत के जरिए हमला बोला। अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बोराए, वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच टकराव काफी पुराना है। राम मंदिर वाले बयान पर एक बार फिर दोनों नेता और अभिनेता आमने सामने आ गए और दोनों के बीच जबानी तलवारें खिंच गईं। राम मंदिर को लेकर खेसारी लाल यादव के बयान पर बीजेपी के नेता ही नहीं भड़के बल्कि अयोध्या के कुछ संतों ने भी नाराजगी जताई। अयोध्या के संतों ने खेसारी लाल यादव पर तीखा हमला बोला और उन्हें मानसिक रूप से बीमार तक बता दिया। अयोध्या के संतों ने नसीहत दे दी कि खेसारी लाल यादव अगर भगवान राम की मर्यादा का सम्मान नहीं कर सकते तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। संतों ने खेसारी लाल यादव की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी हमला बोला कि खेसारी लाल यादव अनभिज्ञ, अनबूझ, अनपढ़ और अज्ञानी तथा निर्लज्ज भी है। इतना ही नहीं, नाराज संतों ने तो चुनाव में खेसारी लाल यादव की हार का दावा भी कर दिया। कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और जीवन में कभी तुम नहीं जीत पाओगे, कभी भी। संतों के मुताबिक खेसारी लाल यादव ने मुस्लिम समुदाय के वोट पाने के लिए राम मंदिर को लेकर विवादास्पद बातें की। लेकिन न तो उनकी पार्टी आरजेडी के किसी नेता ने उन्हें टोका और न ही महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने खेसारी लाल को रोका। अयोध्या के संतों ने खेसारी लाल यादव को चुनौती दी कि जिस तरह की बातें उन्होंने राम मंदिर को लेकर की, उसी तरह की बातें वो किसी मस्जिद को लेकर करके दिखाएं। यानी राम मंदिर पर खेसारी लाल यादव की टिप्पणी से भड़के अयोध्या के संतों ने खेसारी लाल यादव की मंशा पर भी सवाल उठाए। क्या खेसारी लाल यादव किसी मस्जिद को लेके कह सकते हैं कि हाँ, जहां मस्जिद बन रही हो कह दे कि यहाँ से मस्जिद हटा के यहाँ अस्पताल बना दो? अयोध्या के संतों ने सीधा आरोप लगाया कि चुनाव में मुस्लिम समुदाय का वोट पाने के लिए खेसारी लाल यादव ने राम मंदिर को लेकर बयानबाजी की। एक चंद समूह को खुश करने के लिए, उनके वोटों को प्राप्त करने के लिए इस तरह का बयानबाजी इन्होंने किया है। संतों ने खेसारी लाल यादव के बहाने आरजेडी और कांग्रेस को भी निशाने पर लिया। इधर उत्तराखंड के हरिद्वार में कई फर्जी साधुओं को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 3 फर्जी साधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वहां श्यामपुर थाने की पुलिस के मुताबिक खुद को साधु संत बताने वाले वो लोग तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों से ठगी करते थे। उत्तराखंड के रुड़की में लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी ने एक व्यापारी को व्हाट्सएप कॉल करके धमकी दी और 30 लाख रुपए की मांग की थी। यूपी के मुजफ्फरनगर में भैंसा बग्गी रेस के दौरान हुए सड़क हादसे के बाद पुलिस ने रेस करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से मिली कई गाड़ियां भी पुलिस ने जब्त कर ली। पिछले सालों के कंपैरिजन में इस बार जो रेस प्रकार के प्रकरण हुए वो काफी इसमें कम रिपोर्ट हुए। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में अंजलि नाम की एक महिला पर प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करने का आरोप लगा। पुलिस के मुताबिक अंजलि और उसके प्रेमी के बीच करीब 1.5 साल से बातचीत चल रही थी और पुलिस ने दावा किया कि इसी वजह से अंजलि ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। ये घटना 1 नवंबर की बताई गई। मेरठ पुलिस ने दावा किया कि 1 नवंबर को मेरठ के अगवानपुर इलाके में राहुल नाम के एक आदमी का शव मिलने के बाद वहां सनसनी मच गई थी। पुलिस ने दावा किया कि राहुल के सीने में गोलियां मारी गई थी। इसी वजह से पुलिस ने इस मामले में हत्या के एंगल से जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक जांच में पता चला कि राहुल नाम के व्यक्ति की हत्या उन्हीं की पत्नी अंजलि ने करवाई। युवती है वो मृतक की पत्नी है और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है वो उसके प्रेमी है। दावा किया गया कि राहुल अंजलि को उसके प्रेमी बताए जा रहे अजय से बात करने से रोकते थे और पुलिस के मुताबिक इसी का बदला लेने के लिए अंजलि और उसके प्रेमी बताए जा रहे अजय ने मिलकर राहुल को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने दावा किया कि उन दोनों ने राहुल के सीने में गोलियां मारकर उनकी जान ले ली थी।
और वो भी बड़ी बेरहमी से। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद ये दावा किया कि 1 नवंबर को अंजलि ने अपने पति राहुल से किसी बात को लेकर झगड़ा किया, जिससे उनका पारा चढ़ गया था। दावा किया गया कि इसके बाद उन्होंने अजय को अपने घर बुलाया और उसके साथ बैठकर शराब पी थी। पुलिस के मुताबिक इसी के बाद दोनों के बीच कहासुनी हो गई थी और फिर अजय ने राहुल के सीने में एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। लेकिन राहुल की हत्या के बाद किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि उनकी हत्या के पीछे उन्हीं की पत्नी अंजलि हो सकती हैं, क्योंकि राहुल और अंजलि की शादी कई साल पहले हुई थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुशी से रहा करते थे और दोनों एक साथ सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी शेयर करते रहते थे। इनमें कई वीडियो ऐसे थे जिनमें अंजलि और राहुल एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखे। राहुल अंजलि के साथ अक्सर ऐसे ही वीडियो बनाकर शेयर किया करते थे। एक अच्छी वाइफ बड़ी नसीबों से मिलती है। मेरा नसीब अच्छा था जो मुझे तुम मिली। लव यू माय वाइफ। पुलिस के मुताबिक अंजलि को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने का शौक था और इसमें राहुल भी उनका भरपूर साथ देते थे। और ऐसे एक या दो नहीं बल्कि कई वीडियो दोनों ने साथ बनाए थे। इसी वजह से राहुल के घर वालों ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उनकी बहू उन्हीं के बेटे की हत्या करवा सकती है, क्योंकि उन वीडियो को देखकर कोई ये अंदाजा तक नहीं लगा सकता था कि अंजलि के मन में क्या चल रहा था। राहुल और अंजलि ने ऐसे कई वीडियो साथ बनाए थे। इनमें बहुत से वीडियो तो राहुल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ही शेयर किए थे। मतलब सोशल मीडिया पर उनकी जिंदगी को देखकर कोई सोच तक नहीं सकता था कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। और पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच बात तब बिगड़ी जब राहुल को उनकी पत्नी अंजलि और उसके प्रेमी बताए जा रहे अजय के बारे में पता चला। दावा किया गया कि उन दोनों के बीच करीब 1.5 साल से बातचीत चल रही थी। और पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद यह दावा किया कि जैसे ही राहुल को इस बारे में पता चला, उन्होंने अंजलि पर सख्ती बरती। पुलिस के मुताबिक अंजलि और उनके प्रेमी बताए जा रहे अजय वीडियो कॉल पर बातचीत करते थे, जिसे देखते हुए राहुल ने उनके वीडियो कॉल करने पर पाबंदी लगा दी थी। के जो संबंध थे उसी के कारण जो अभियुक्त द्वारा जो मृतक है उसकी हत्या की गई। दावा तो यह भी किया गया कि राहुल अंजलि और अजय के इस रिश्ते के बारे में अपने परिवार के लोगों को भी बताने वाले थे और माना जा रहा है कि इसी वजह से अंजलि ने उन्हें रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। हालांकि हत्या को अंजाम देने के बाद अंजलि और अजय दोनों ही पुलिस से नहीं बच पाए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में रेत से लदे एक ट्रक को पकड़ने के लिए एसडीएम और उनकी टीम ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। पुलिस के मुताबिक ट्रक ओवरलोडेड था, यानी अवैध तरीके से उस पर तय सीमा से ज्यादा रेत लादकर रात के वक्त ले जाया जा रहा था और ट्रक की नंबर प्लेट भी ढकी हुई थी। एसडीएम केडी शर्मा अपनी टीम के साथ गश्त पर निकले हुए थे। इसी दौरान उनकी नजर ट्रक की नंबर प्लेट पर पड़ गई। उन्होंने ट्रक ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, लेकिन ट्रक के ड्राइवर ने रुकने के बजाय रफ्तार और बढ़ा दी। इसके बाद नेशनल हाईवे 34 पर भाग रहे ट्रक के पीछे एसडीएम ने भी अपनी गाड़ी दौड़ा दी। आगे आगे पूरी रफ्तार में भागता हुआ ट्रक, पीछे पीछे एसडीएम की गाड़ी। ऐसा लगा जैसे वहां किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। कहां तक भाग पाएगा? जिला क्रॉस हो जाएगा ना, जिला क्रॉस हो जाएगा। एसडीएम की गाड़ी में मौजूद पुलिस वालों ने कई बार ट्रक ड्राइवर को रुकने का इशारा किया, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर ने मानो ठान लिया हो कि वो ब्रेक लगाएगा ही नहीं। पूरी रफ्तार में वो रेत से लदे ट्रक को नेशनल हाईवे पर भगाता रहा। करीब 10 किलोमीटर तक एसडीएम ने अपनी गाड़ी से उसका पीछा किया और इस दौरान एसडीएम के साथ मौजूद पुलिस वालों ने ट्रक ड्राइवर को डराने के लिए हवा में फायरिंग भी की। फायरिंग हो रही, लेकिन फायरिंग के बावजूद ट्रक ड्राइवर ने ब्रेक नहीं लगाया। पीछा करते हुए एसडीएम की गाड़ी ट्रक के आगे पहुंच गई। कहां तक भागे? पकड़े तो जाओगे, इसको ले लो। करीब 10 किलोमीटर पीछा करने के बाद कानपुर जिले की सीमा के पास ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया। एसडीएम ने ट्रक को सीज कर लिया और उसके ड्राइवर को जेल भेज दिया। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में वंशिका नाम की एक यूट्यूबर पर उनकी मां ने मारपीट करने और घर से निकालने की धमकी देने का आरोप लगा दिया। वंशिका हर हर शंभू गाना गाकर मशहूर हुई सिंगर फरमानी नाज के साथ एक गाने में नजर आई थी। हालांकि अपनी मां के लगाए आरोपों पर वंशिका का कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन इसी बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आ गया। उस वीडियो में यूट्यूबर वंशिका एक महिला से बहस करती नजर आई और वो महिला वंशिका की मां बंटी देवी बताई गई। उस वीडियो में बहस के दौरान वंशिका अपनी मां के सामने घर और प्लॉट पर अपना मालिकाना हक जताती सुनाई दी, लेकिन कुछ देर में उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे को पीटना शुरू कर दिया। फिर तो उन्होंने एक दूसरे के बाल खींचे और चीखती चिल्लाती सुनाई दी
और यूट्यूबर वंशिका की मां ने आरोप लगाया कि सोशल मीडिया से मिली लोकप्रियता और कमाई के बाद वंशिका ने प्लॉट पर कब्जा करने की कोशिश की। उनके मुताबिक उन्होंने इसका विरोध जताया तो वंशिका ने उनसे बदसलूकी की। और यूट्यूबर वंशिका की मां बंटी देवी ने उन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा दिया। उनके मुताबिक वंशिका ने उनके खिलाफ झूठी शिकायत भी दर्ज करवाई थी और उन्हें फंसाने की कोशिश की थी। 2 साल से हमारे नाम की एप्लीकेशन डालती है, रिपोर्ट करवाते हैं, मम्मी पापा पीटते हैं, मुझे फांसी लगाते हैं, ये सब झूठा आरोप है। बंटी देवी ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें घर से निकालने की भी धमकी दी गई। कहती है मुझे घर से बाहर निकलो, मारा पीट निकलती है, मेरा बना हुआ है, तो मैं आपको पता ही 2.5 लाख रुपए मेरा मोदी से मिला हुआ है। उनके मुताबिक वंशिका पिछले 2 साल से अपने YouTube चैनल के मैनेजर हिमांशु के साथ रह रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमांशु ने ही वंशिका को गुमराह किया और उन्हें परिवार वालों से दूर कर दिया। और बताया गया कि इंसाफ की गुहार लगाते हुए यूट्यूबर वंशिका की मां बंटी देवी ने वंशिका और उनके यूट्यूब चैनल के मैनेजर हिमांशु के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी। उन्होंने वंशिका और हिमांशु से अपनी जान को खतरा बताया और इस मामले में उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। बंटी देवी ने आरोप लगाया कि वंशिका घर से सोने चांदी के गहने तक हिमांशु को दे चुकी हैं। वंशिका ने गाड़ी निकाली है, वो गाड़ी भी हिमांशु के नाम है, स्कूटी निकाली है, वो भी हिमांशु के नाम है। वहीं इन गंभीर आरोपों पर वंशिका की तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आया। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की रहने वाली वंशिका एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं और करीब 2 लाख लोग उनके चैनल को फॉलो करते हैं। वो हर हर शंभू गाना गाने वाली मशहूर सिंगर और यूट्यूबर फरमानी नाज के साथ एक गाने में भी नजर आई थी। इधर दिल्ली में पिछले साल हुए कोचिंग सेंटर हादसा मामले में 2 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में पिछले साल हुई 3 छात्रों की मौत के मामले में दमकल विभाग के 2 बड़े अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गईं। उपराज्यपाल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी दे दी। जांच में पाया गया कि उन्होंने बेसमेंट की जांच पर गलत रिपोर्ट दी थी। यूपी के मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के आरोप में जेल जाने वाली मुस्कान के मायके वालों ने शहर छोड़ने का मन बना लिया। उनके घर पर मकान बिकाऊ है लिखा पर्चा चिपका दिखा। मुस्कान पर अपने पति की हत्या कर शव के टुकड़े कर उन्हें सीमेंट वाले नीले ड्रम में जैम करने के आरोप हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने बिहार में चुनाव प्रचार किया। एकनाथ शिंदे ने पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज और कल्याणपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ प्रचार किया। उधर उत्तराखंड के देहरादून में एक महिला पत्रकार से बदसलूकी के आरोपों पर शिक्षा विभाग के एक अधिकारी घिर गए। वहां प्राथमिक शिक्षा निदेशालय परिसर में प्रदर्शन चल रहा था और इसी प्रदर्शन का जायजा लेने के लिए कई पत्रकार पहुंचे थे, लेकिन आरोप लगा कि उस अधिकारी ने पत्रकारों से बहस शुरू कर दी और उनमें एक महिला पत्रकार का उन्होंने मोबाइल फोन छीन लिया। उस अधिकारी ने उस महिला पत्रकार का फोन छीनकर पटकने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद तो उस अधिकारी और उस पत्रकार के बीच धक्का मुक्की हो गई। वो अधिकारी उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल बताए गए और हाथापाई के दौरान वो बिल्कुल गुस्से से लाल हो गए। उन्हें शांत कराने के लिए वो लोग वहां से उन्हें दूर ले जाते दिखे, लेकिन सीमा रावत नाम की उस पत्रकार पर भड़के अजय कुमार नौडियाल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वहां मौजूद पत्रकारों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। फिर तो बात और बिगड़ गई और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के दफ्तर में मौजूद पत्रकारों ने उन पर बदसलूकी का आरोप लगा दिया। यहाँ पर देखिए किस तरीके से बदतमीजी की जा रही प्रेस वालों के साथ। वहां इस हंगामे के बीच उनमें एक व्यक्ति ने उत्तराखंड के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने बोला था कि आई मत बोलो, हाथ उठाओगे क्या? हाथ उठाओगे तुम? डायरेक्टर हो बदतमीजो। उस व्यक्ति के चीखते ही कुछ देर के लिए सन्नाटा पसर गया, लेकिन उनके बदतमीज कहते ही अजय कुमार नौडियाल फिर भड़क गए। पत्रकारों ने शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौडियाल पर हाथ उठाने का भी आरोप लगा दिया, जबकि पत्रकार सीमा रावत ने महिला पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा दिए। उधर कर्नाटक के बेलगावी में एक हाईवे जैम करने की कोशिश कर रहे किसानों ने अचानक पथराव कर दिया। वहां कई दिन से आंदोलन कर रहे गन्ना किसानों ने उस हाईवे को जैम करने की कोशिश की, जिसके बाद किसानों को रोकने के लिए पुलिस की कई टीमें पहुंच गई, लेकिन पुलिस को देखते ही किसानों का गुस्सा भड़क गया। अचानक सड़क पर पत्थर बरसने लगे। हाईवे पर किसानों ने पुलिस की तरफ पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हर कोई बचने की कोशिश करता रहा। घटना को कवर करने पहुंचा एक पत्रकार तो पत्थरों से बचने के लिए एक पुल के पीछे छुप गया। वहां पुलिस की कई गाड़ियां मौजूद थीं, लेकिन पुलिस वाले सिर्फ पत्थरों से बचने की कोशिश करते दिखे। यानी पुलिस ने किसानों पर न तो लाठियां चलाई और न ही कोई और कार्रवाई की, बल्कि पुलिस वाले तो
सिर्फ किसानों का गुस्सा ठंडा होने का इंतजार ही करते रहे। और इसीलिए वहां हंगामा करने वाले किसान हाईवे पर मनचाहे तरीके से दौड़ते और पत्थर उछालते दिखे। हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह ठप नहीं था। कुछ गाड़ियां हाईवे पर बरस रहे पत्थरों के बीच से गुजरती दिखाई दी। कुछ लोग यहां वहां छिपने की कोशिश करते रहे। हर तरफ चीख पुकार मची रही। आंदोलनकारियों के सिर पर तो जैसे खून सवार हो गया था। हालांकि किसान नेताओं ने अपने समर्थकों को रोकने की कोशिश शुरू कर दी। पुलिस ने किसान नेताओं को साथ लेकर प्रदर्शनकारियों से पथराव रोकने की अपील की, लेकिन उनकी अपील का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ। पथराव वाली जगह से कुछ दूरी पर एक ऊंची सी जगह पर खड़े होकर बेलगावी के एसपी लोगों को समझाने की कोशिश करते रहे। खबरों के मुताबिक टोल प्लाजा के करीब प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर किसानों को रोकने की कोशिश की थी। उसी वक्त किसानों ने पथराव शुरू कर दिया। हालांकि पथराव बंद होने के बाद पुलिस ने इसे कुछ लोगों की शरारत बताया और आंदोलनकारियों से सावधान रहने की अपील की। They should not become victims to the conspiracy of some miscreants. जानकारी के मुताबिक हंगामा करने वाले किसान गन्ने की फसल उगाते हैं। पिछले कुछ दिनों से गन्ने की फसल की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इधर हरियाणा के रेवाड़ी में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हरियाणा के रेवाड़ी में कंपनी की इमारत में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से आसमान में काला धुआं उठता नजर आया। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक तेज रफ्तार गाड़ी सड़क किनारे बने एक मकान से जाकर टकरा गई। इस हादसे में मकान के बाहर बैठी एक महिला बुरी तरह घायल हो गई। उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। आम आदमी पार्टी ने गोवा में वोटर लिस्ट रिवीजन करवाए जाने की टाइमिंग पर सवाल उठाए। पार्टी ने इसे लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखी। आम आदमी पार्टी के मुताबिक वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए निष्पक्ष चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। उधर आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, जिसके बाद दिल्ली में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ भाड़ वाली जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया, जिसके खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस में पशु प्रेमियों ने विरोध मार्च निकाला और उन्होंने आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में डाले जाने के फैसले का विरोध जताया। उन लोगों ने कनॉट प्लेस इलाके में एक रैली निकाली, जहां मौजूद पशु प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जताई। They are doing the same thing again. They are taking away the dogs from the streets again, and they are threatening obviously the feeders, the people who actually care for dogs. देखते ही देखते ये भीड़ बढ़ती चली गई, जिसके बाद पुलिस को उन्हें रोकने के लिए आगे आना पड़ा। वहां मौजूद पुलिस वालों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को पहले तो समझाकर वहां से अलग किया, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनमें कुछ लोगों को पुलिस की गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाया गया। और ये विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में स्कूलों, अस्पतालों और भीड़ भाड़ वाली जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आवारा कुत्तों बल्कि सड़कों पर मौजूद मवेशियों को भी हटाने के निर्देश दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों समेत अधिकारियों को यह भी साफ कर दिया कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया कि देश के सभी राज्यों में मौजूद अस्पतालों, स्कूलों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों जैसी भीड़ भाड़ वाली जगहों से आवारा कुत्तों को हटाया जाए। Today's order specifically says remove them, let them go to the shelter house. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर इस आदेश का पालन न हुआ तो राज्यों के मुख्य सचिव इसके लिए जिम्मेदार होंगे। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने तो इस फैसले के बाद यह भरोसा दिया कि दिल्ली में इस आदेश का पूरी तरह पालन किया जाएगा। और दिल्ली के मेयर राजा इकबाल ने साफ कर दिया कि दिल्ली का नगर निगम इस मामले में जरा सी भी लापरवाही नहीं बरतेगा। हम 100% इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कोई भी एग्रेसिव डॉग हो या कोई भी ऐसा जो फ्रीक्वेंट बाइटर डॉग है, उस पर हम तुरंत एक्शन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के साथ यह भी साफ कर दिया कि सभी राज्य सरकारों को 2 महीने बाद ये रिपोर्ट भी देनी होगी कि कितने आवारा पशु सड़कों से हटाए गए और उन्हें कहां भेजा गया। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में बड़ी बात यह रही कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का फैसला लिया गया। इससे पहले तक नियम यह कहता था कि नगर निगम के कर्मचारियों को आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करवानी होती थी और फिर उन्हें छोड़ दिया जाता था। लेकिन इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए कि अस्पताल, स्कूल और भीड़ भाड़ वाली जगहों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को दोबारा उन्हीं जगहों पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने हटाने की बात नहीं की, उन्होंने कहा इन कुत्तों को दोबारा वहां रिलोकेट नहीं किया जाएगा, बल्कि शेल्टर होम में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि इन इलाकों से जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा उन्हें शेल्टर होम में भेज दिया जाएगा। वहां उन कुत्तों के इलाज और देखभाल की भी व्यवस्था की जाएगी।
लेकिन आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखे जाने का आदेश आने के बाद फिर एक बार बहस शुरू हो गई। पहले भी कुछ पशु प्रेमियों ने आरोप लगाया था कि देश के कई शहरों में या तो शेल्टर होम नहीं है या फिर हैं तो वैसे हैं कि जब वहां कुत्तों को रखा नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद शेल्टर होम की कमी की बात एक बार फिर उठाई गई। It's not possible for the government to make shelter home because आदमियों के लिए पैसे नहीं है, आदमियों को खाने के लिए पैसे नहीं है, जानवरों पे कौन पैसा खर्च करेगा। इससे पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुनाया था तो शेल्टर होम की कमी और उनमें सुविधाएं न होने के आरोप लगाए गए थे। इसके लिए पशु प्रेमियों ने बाकायदा कई दिनों तक दिल्ली समेत कई शहरों में मुहिम चलाई थी। और सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों पर आदेश सुनाने के बाद एक बार फिर वही बहस शुरू हो गई। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में सख्ती बरतने का फैसला सुनाया, एक महिला वकील के तो आंसू निकल आए। और वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से इतनी बुरी तरह प्रभावित दिखी कि ढंग से अपनी बात तक नहीं रख पाई। बेजुबान जानवर है, उसके साथ इतनी नाइंसाफी, उनको तो पता भी नहीं है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनने के बाद उनका गला भर आया, उनके आंसू बहने लगे। उन्होंने आशंका जताई कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आवारा कुत्तों को बगैर सोचे समझे शेल्टर होम में ठूंस दिया जाएगा। और इसी बात का विरोध एक बार फिर शुरू होता दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश भी दिए कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आवारा जानवरों को घुसने से रोकने के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश दिए कि स्कूलों और अस्पतालों जैसी जगहों पर आवारा जानवरों को घुसने से रोकने के लिए वहां फेंसिंग की जानी चाहिए। The order has been to make peripheral walls and fences within 2 weeks in these areas. हालांकि कुछ पशु प्रेमियों ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। उनमें एक शख्स ने यह दलील भी दी कि सभी आवारा कुत्ते हिंसक नहीं होते। मतलब आप मानते हो कि सड़क पे घूम रहे हैं, घूमने देना चाहिए? घूमने देना चाहिए, पर जो डॉग अगर काटता है तो उसे लेके जाना चाहिए। उन पशु प्रेमियों ने आशंका जताई कि इस आदेश के बाद ऐसा भी हो सकता है कि चाहे वो कुत्ते हिंसक हों या न हों, उन्हें बर्बरता का शिकार होना पड़ सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सिर्फ आवारा कुत्तों के मामले में नहीं सुनाया, बल्कि इस आदेश से यह भी साफ किया गया कि नेशनल हाईवे और बाकी प्रमुख सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों के मामले में भी सख्ती बरती जाएगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर बैठे मवेशियों को भी वहां से हटाया जाए, क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनमें सड़कों पर यहां वहां बैठे गाय बैलों की वजह से कई गाड़ियां हादसों का शिकार हो चुकी हैं। The court has taken a view that all animals are a problem for the system. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इन मवेशियों को भी शेल्टर होम में रखा जाएगा। वहां उनकी देखरेख और इलाज की व्यवस्था भी कराई जाएगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ आवारा कुत्तों बल्कि सड़कों पर बैठे रहने वाले आवारा मवेशियों के मामले में भी उतनी ही सख्ती बरती। कोर्ट ने इस मामले में भी राज्य सरकारों की जवाबदेही तय कर दी और राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए कि उन्हें इस मामले में गंभीर कदम उठाने होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सड़कों पर घूमते आवारा मवेशियों को वहां से हटाने के लिए राज्य सरकारों को पेट्रोलिंग टीमें बनानी होंगी जो 24 घंटे नेशनल हाईवे और बाकी अहम सड़कों पर नजर बनाकर रखेंगी। इसके अलावा हाईवे पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर हेल्पलाइन नंबर लिखे जाएंगे ताकि लोग आवारा पशु दिखने पर उसकी जानकारी दे सकें। और इस मामले में कितना काम हुआ, इसकी रिपोर्ट राज्यों के मुख्य सचिव 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। हालांकि कई वकीलों ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाने से पहले दूसरे पक्ष की बात तक नहीं सुनी। उनमें कई वकीलों के मुताबिक उन्हें अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला और इसी वजह से उन्होंने इस फैसले का विरोध भी जताया। जानवरों की सुरक्षा और देखरेख के लिए काम करने वाली गौरी मौलेकी ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरा पक्ष सुनना तक जरूरी नहीं समझा। Without listening to all parties, just offhandedly asking for dogs to be removed is just going to aggravate the problem, while it might seem like a solution on paper. उन्होंने दावा किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट उन संस्थाओं की सलाह लेती जो जानवरों की देखरेख का काम करती हैं, तो इससे बेहतर हल भी निकाला जा सकता था। उधर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी साइबर ठगी के शिकार हो गए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बैंक अकाउंट से साइबर अपराधियों ने करीब 57 लाख रुपए उड़ा लिए। मामले में बैंक के अधिकारियों ने खुद कोलकाता पुलिस की साइबर ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने उनके फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड का इस्तेमाल किया। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने एक ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही अवैध शराब की 528 पेटियों को बरामद करने का दावा किया। उनकी कीमत करीब 33 लाख रुपए बताई गई। मामले में पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया।
इधर भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड किए गए मैनपुरी जिले में तैनात सीओ ऋषिकांत शुक्ला की कई और प्रॉपर्टियां होने की जानकारी सामने आई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एसआईटी जांच में पता चला कि ऋषिकांत शुक्ला ने 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेनामी संपत्ति बना ली। और यह प्रॉपर्टी सिर्फ एक या दो शहरों में नहीं बल्कि देश के कई शहरों में बनाई गई। सूत्रों के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला ने अपने एक करीबी दोस्त के नाम पर कानपुर के महंगे इलाके में 11 दुकानें खरीदी थी, जिसकी बाजार कीमत लगभग 92 करोड़ रुपए बताई गई। और सूत्र बताते हैं इन सब के अलावा 3 और प्रॉपर्टियों के दस्तावेज जांच के दौरान एसआईटी के हाथ नहीं लग सके, लेकिन उनकी खरीद में ऋषिकांत शुक्ला के पैन नंबर का इस्तेमाल किया गया। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक भ्रष्टाचार से की गई कमाई का इस्तेमाल ऋषिकांत शुक्ला ने न सिर्फ प्रॉपर्टी बनाने में किया बल्कि खुद का कारोबार शुरू करने के लिए भी पैसा लगाया। सूत्रों के मुताबिक ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर के ही कुछ लोगों के साथ मिलकर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खड़ी की, जिसमें उन्होंने अपने घर वालों और रिश्तेदारों को शामिल कर लिया। यानी माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार से की गई काली कमाई को सफेद करने के लिए ऋषिकांत शुक्ला ने कंस्ट्रक्शन कंपनी का सहारा लिया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कई अहम जानकारियां सामने आई। और सूत्र बताते हैं कि जांच में पता चला कि ऋषिकांत शुक्ला ने कानपुर में 10 साल की तैनाती के दौरान चर्चित वकील अखिलेश दुबे के साथ मिलकर एक गिरोह की तरह काम किया था, क्योंकि अखिलेश दुबे पर अवैध वसूली, जमीनों पर कब्जा करने और झूठे मुकदमों में लोगों को फंसाकर पैसे वसूलने के कई मामले दर्ज किए गए थे। और सूत्रों के मुताबिक जांच में पता चला कि ऋषिकांत शुक्ला ने अखिलेश दुबे के अपराधों में बराबर की भागीदारी की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान इस बात की भी जानकारी सामने आई कि सीओ यानी सर्कल ऑफिसर पद पर तैनात ऋषिकांत शुक्ला ने अपने बेटे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर डाले थे, क्योंकि शादी का पूरा इंतजाम कानपुर के सबसे बड़े एटर्निटी रिजॉर्ट में किया गया था, जिसकी कीमत 200 से 250 करोड़ रुपए के बीच बताई जाती है। शादी में खूब पैसा खर्च किया गया था। बताया गया इस शादी समारोह में कानपुर शहर ही नहीं यूपी के कई और शहरों के विधायक, सांसद और कई जिलों के बड़े बड़े अफसर शामिल हुए थे। एक सीईओ पद पर तैनात पुलिस अधिकारी के बेटे की शादी के आलीशान इंतजामों को देखकर पूरा शहर दंग रह गया था। और तभी से ऋषिकांत शुक्ला की कमाई को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थीं। और कुछ वक्त बीतते ही ऋषिकांत शुक्ला पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी डीजीपी तक उनकी शिकायत कर दी गई। डीजीपी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया और विजिलेंस जांच के साथ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। हालांकि ऋषिकांत शुक्ला सामने आए और इन आरोपों को पूरी तरह गलत बता दिया। न्यूज 18 से बातचीत में ऋषिकांत शुक्ला ने दावा किया कि उनके जिस दोस्त के नाम से 92 करोड़ की प्रॉपर्टी होने का दावा किया जा रहा है, उसके बारे में न तो उन्हें और न ही उनके दोस्त को पता है। वो खुद नहीं जानते कि 11 दुकानें कौन से इलाके में कहां पे हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे ऋषिकांत शुक्ला ने एसआईटी जांच में पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया। उन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत उन्हें फंसाए जाने की बात भी दोहराई। उधर छत्तीसगढ़ के धमतरी में सरकारी स्कूलों में किताबों की कमी को लेकर व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले एक टीचर को निलंबित कर दिया गया। धमतरी में राज्य स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। इस दौरान उस टीचर ने व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर सरकारी स्कूलों की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। शासन के खिलाफ पोस्ट डाली है जो कि शासकीय सेवा के आचरण के विरुद्ध है। ढालूराम साहू नाम के टीचर ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप और राज्य में स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि जब तक सरकारी स्कूल के सभी बच्चों को पूरी किताबें नहीं मिल जाती, सहायक शिक्षक से लेकर तमाम शिक्षा अधिकारियों, कलेक्टर और शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। धमतरी के शिक्षक संगठनों ने ढालूराम साहू के खिलाफ हुई कार्रवाई को गलत बताया। इधर बिहार के बेतिया में कुछ लोगों ने एक बीजेपी नेता के घर पर बम से हमला कर दिया। बताया गया कि आरोपी 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे और हमला करते ही वहां से फरार हो गए, लेकिन इससे पहले उनमें एक आरोपी उनके मकान की तरफ बम फेंकते दिखाई दिए। बम फटने की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। बम फटने से वहां धुआं ही धुआं नजर आया। डरा देने वाला यह मामला बेतिया के कमलनाथ नगर इलाके में हुआ। वहां प्रतीक एडमिन नाम के बीजेपी नेता के घर पर हमले की खबर से सनसनी मच गई। हमले के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। हालांकि शिकायत के बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई। उधर बिहार में पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद तेज प्रताप यादव ने ऐलान कर दिया कि वो चुनाव में जीतने वाले गठबंधन को अपना समर्थन देंगे। उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार में बदलाव होगा। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम से पार्टी बनाकर महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही तेज प्रताप यादव ने बता दिया कि उनकी रणनीति क्या होगी। जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा
जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। खास बात यह रही कि उन्होंने एनडीए गठबंधन के लिए भी यही बात दोहराई। एनडीए विकास की बात करती है। जो भी हो, जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के मुताबिक जो गठबंधन बिहार में रोजगार देगा और पलायन रोकेगा वो उसका समर्थन करेंगे। उनके इस बयान ने राज्य की सियासत में हलचल बढ़ा दी और इस बयान के बाद बीजेपी ने संकेत दिए कि तेज प्रताप यादव के लिए उसके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। ये बात खुद पार्टी के सांसद रवि किशन ने कही। वो बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे और वहां उनकी मुलाकात तेज प्रताप यादव से हो गई। इस दौरान रवि किशन ने तेज प्रताप यादव को भगवान शंकर का भक्त बताया और दावा किया कि भगवान शंकर के भक्त कभी भी बीजेपी में आ सकते हैं। भाजपा में मोदी जी के यहाँ सारे अवघड़दानी भोलेनाथ के भक्त, उसके लिए भाजपा तो सदैव अपना पूरा सीना खोल के रखती है। पटना एयरपोर्ट पर दोनों नेता गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले। वो एक साथ चलते और कुछ दूर तक आपस में बात करते भी नजर आए। इधर गुजारा भत्ता बढ़ाने के लिए क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने गुजारा भत्ता बढ़ाने से इनकार वाले हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने उनकी याचिका पर नोटिस जारी किया। कोर्ट ने शमी और पश्चिम बंगाल सरकार से 4 सप्ताह में जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में हुए कांग्रेस नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को केस पर दोबारा सुनवाई करने का आदेश दिया। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी आरोपी थे, जिन्हें 2007 में बरी किया गया था। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के एक स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील की गुणवत्ता जांचने के लिए जिले के डीएम ने छात्रों के साथ खाना खाया। डीएम पुलकित गर्ग भी जमीन पर बैठकर खाना खाते दिखे। उधर पंजाब के मोहाली में एक रिहायशी इलाके में अंधाधुंध गोलीबारी से दहशत मच गई। बताया गया कि आरोपियों ने एक मकान के बाहर ताबड़तोड़ करीब 35 गोलियां चला दी, जिससे उस इलाके में अफरा तफरी मच गई और मोटरसाइकिल सवार आरोपी देर रात उस मकान के बाहर गोलीबारी करते दिखे। उन दोनों आरोपियों ने अपनी पिस्तौल से हवा में ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इससे इलाके में दहशत मच गई। इस दौरान आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरा ढक रखा था। डरा देने वाले हमले में मकान के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। बताया गया कि जिस मकान के बाहर गोलियां चलाई गईं, उसमें किसी आईटी कंपनी के कर्मचारी रहते हैं। बाद में उन्होंने थाने में इसकी शिकायत की। इधर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में करीब 1 करोड़ रुपए कैश लेकर जा रहे एक आदमी को रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। रेलवे पुलिस के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आरोपी को पकड़ लिया गया और उस आदमी से रेलवे पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए कैश जब्त करने का दावा किया। वो आदमी बिहार के मोकामा इलाके का रहने वाला बताया गया। यही उसको बगहा के पास किसी व्यक्ति ने ये पैसा दिया, पूछताछ करने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। रेलवे पुलिस के मुताबिक बिहार विधानसभा चुनाव की वजह से गोरखपुर स्टेशन पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बताया गया कि वो वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से कैश लेकर मोकामा जाने वाला था, लेकिन रेलवे पुलिस को उस पर शक हो गया और गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में रेलवे पुलिस ने आयकर विभाग को भी जानकारी दे दी। उधर बिहार के गोपालगंज में आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं पर दलित समुदाय के 3 लड़कों को पीटने का आरोप लगा। उन लड़कों के मुताबिक वो वोट देकर अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच उन्हें आरजेडी के उन कार्यकर्ताओं ने रोका और मारपीट की और मारपीट में घायल हुए उन लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दलित समुदाय के उन लड़कों के मुताबिक रास्ते में रोककर मारपीट करने वाले आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने पहले उनसे सवाल किए। वो बोल रहे हैं कि बीजेपी के तुम लोग वोट देकर आ रहा है। हमने बोले कि नहीं। गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले वो तीनों लड़के वोट देकर लौट रहे थे। इसी दौरान उनसे वोट देने को लेकर सवाल पूछे गए और उन पर बीजेपी को वोट देने का आरोप लगाया गया। मनसा है उनका कि आरजेडी का वोट दे। क्या नाम था उनका? अखिलेश यादव, उनका भाई है विशाल यादव। आरोप लगा कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने सवाल पूछने के बाद उनसे मारपीट की। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और पुलिस के मुताबिक गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग 3 जगहों पर मारपीट की घटनाएं हुई। आरोप लगा कि मतदान के बाद आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने उन तीनों जगहों पर मारपीट की और मारपीट की इन घटनाओं के बाद पुलिस के अधिकारियों ने जांच कर कार्रवाई करने की बात कही। कुछ लोग जख्मी हुए हैं। इस संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। दलित समुदाय के उन तीनों लड़कों से हुई मारपीट के बाद बीजेपी के प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी सदर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने वहां उनसे मुलाकात की। इस मारपीट के लिए उन्होंने आरजेडी के विधायक प्रेम शंकर प्रसाद को जिम्मेदार ठहराया। अपनी हार से पूरी तरह से आरजेडी विधायक घबराए हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थकों से मारपीट की।
इस मामले में उन्होंने प्रशासन से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इधर बिहार में पहले चरण में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के एक दिन बाद सभी दलों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। वहां पहले चरण की वोटिंग में करीब 65% मतदान हुआ। बिहार के इतिहास में किसी भी चुनाव में इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। और पहले चरण के मतदान में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग को महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने बदलाव का संकेत बता दिया। उसने महागठबंधन की जीत का दावा भी किया। जनता गुस्से में बहुत है एनडीए से, गुस्सा जाहिर किया है कल। लेकिन सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस के इस दावे को गलत बताया। उसके मुताबिक बम्पर वोटिंग सत्ताधारी एनडीए सरकार पर लोगों के विश्वास की मोहर है। एनडीए की ही सरकार बनेगी और भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में एक रोज पहले हुए पहले चरण के मतदान में 75 साल का रिकॉर्ड टूट गया था। और इस बीच बिहार में पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने भी अपनी जीत का दावा कर दिया। प्रशांत किशोर के मुताबिक बिहार में पहली बार युवाओं ने सबसे ज्यादा वोटिंग की। एक रोज पहले बिहार की 121 विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ था। और प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इतनी वोटिंग सरकार बनाए रखने के लिए नहीं बल्कि बदलाव के लिए हुई। उन्होंने दावा किया कि बिहार में बदलाव होकर रहेगा। जनसुराज बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि 14 तारीख को आप देखेंगे इतिहास लिखा जाएगा। प्रशांत किशोर के मुताबिक उनकी पार्टी के आने से राज्य को नया विकल्प मिला और इसलिए लोगों ने बढ़ चढ़कर पहले चरण में मतदान किया। उधर पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान पर एक बार फिर भारत के हाथों हार झेलनी पड़ी। हांगकांग में शुरू हुए हांगकांग सिक्सेस टूर्नामेंट में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 2 रन से हरा दिया। इस मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के तहत हुआ, जिसमें भारत को 2 रन से जीत मिल गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अपने बंगले पर स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और राधा यादव के साथ ही कोच अमूल मजुमदार का भी सम्मान किया। इस दौरान उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार भी मौजूद रहे। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने तीनों खिलाड़ियों और कोच को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नकद पुरस्कार दिए जाने का ऐलान भी किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई खिलाड़ी इस प्रकार से परफॉर्म करता है तो उस खिलाड़ी को हम करीब 2.25 करोड़ रुपया ये उसको प्राइज मनी के तौर पर देते हैं। प्रशिक्षक को भी 25 लाख रुपया देते हैं, वो भी हमने आज उनको दिया है। इधर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी होने से 300 से ज्यादा उड़ानों में देरी हुई। जानकारी के मुताबिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले AMSS यानी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी आ गई और उसके बाद सैकड़ों फ्लाइटों के उड़ान भरने और लैंड होने में देरी हुई। इसकी वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों को अपनी फ्लाइट की सही जानकारी ही नहीं मिल पाई और वो परेशान हो गए। उन्हें अपनी फ्लाइट के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ा। AMSS यानी ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में खराबी आने से कई फ्लाइटों का टाइम बार-बार बदला गया। इसकी वजह से उन एयरपोर्ट के कामकाज पर भी असर पड़ा जहां दिल्ली से उड़ान भरने वाली फ्लाइटें जा रही थीं। क्योंकि AMSS में आई खराबी की वजह से सारा काम मैनुअली यानी लोगों को खुद करना पड़ा और इसकी वजह से ही फ्लाइटों को उड़ान भरने और लैंडिंग करने में देरी हुई। AMSS ट्रैफिक कंट्रोल करने से जुड़ा एक कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम है और इसके जरिए रोजाना पायलट, ग्राउंड स्टाफ और दूसरे एयरपोर्टों तक हजारों मैसेज भेजे जाते हैं। इन मैसेज में एयरपोर्ट पर आने जाने वाली हर फ्लाइट की जानकारी होती है। फ्लाइटों का पूरा रूट, वो कितनी ऊंचाई पर उड़ेंगी और उनमें कितना फ्यूल है, ये सारी जानकारियां पल पल में AMSS पर अपडेट होती रहती हैं। इसके अलावा फ्लाइट कब उड़ेगी और कब लैंड होगी, इसकी भी जानकारी AMSS पर होती है। मौसम से जुड़े सारे अपडेट भी इसी सिस्टम पर मिलते हैं और AMSS में खराबी आने से ये सारा काम मैनुअली किया जा रहा है, यानी लोग खुद कर रहे हैं और उसमें काफी वक्त लगता है। और इसीलिए दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हुई। इसे देखते हुए एयर इंडिया समेत कई एयरलाइन कंपनियों ने एडवाइजरी जारी कर दी और लोगों से अपील की कि वो अपने घरों से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि उन्हें घर से निकलने से पहले ही पता चल जाए कि उनकी फ्लाइट तय वक्त पर उड़ेगी या नहीं। क्योंकि AMSS में खराबी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली लगभग सारी फ्लाइटों ने देरी से ही उड़ान भरी। अब इन जो फ्लाइट प्लान्स हैं उनको मैनुअली किया जा रहा है, जिसमें थोड़ा समय लगेगा और यही कारण है कि जो फ्लाइट के डिले हैं वो बढ़ रहे हैं। फ्लाइट के उड़ान भरने या लैंड होने से पहले सभी एयरलाइंस और पायलट AMSS पर फ्लाइट प्लान डालते हैं। AMSS उस डेटा को चेक कर ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंचाता है। अगर रूट या मौसम बदलता है तो सिस्टम तुरंत सभी को अपडेट भेज देता है। लेकिन AMSS में खराबी आने की वजह से ये अपडेट मिल ही नहीं पा रहे। इसकी वजह से कई फ्लाइटें लेट हो गईं। दिल्ली एयरपोर्ट पर आई तकनीकी खराबी का असर जयपुर एयरपोर्ट पर भी दिखाई दिया, क्योंकि जयपुर से दिल्ली आने वाली 3 फ्लाइटों ने 4-4 घंटे की देरी से उड़ान भरी।
इसकी वजह से यात्री काफी परेशान रहे। ऐसे में जयपुर एयरपोर्ट की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई कि यात्री अपनी फ्लाइट से जुड़ी जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क कर लें। इसके साथ ही ये बयान भी जारी किया गया कि जयपुर एयरपोर्ट पर कोई तकनीकी खराबी नहीं आई, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई खराबी की वजह से ही जयपुर से उड़ने वाली फ्लाइटें लेट हुई। हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिल पाई कि ये तकनीकी खराबी कब तक ठीक होगी। उधर उत्तर प्रदेश के झांसी में एक सरकारी अस्पताल के अंदर हुई मारपीट से दहशत मच गई। जानकारी के मुताबिक एक घायल लड़के को वहां इलाज के लिए लाया गया था, तभी अचानक करीब 50 लोग उस अस्पताल के अंदर घुस गए और उस लड़के से मारपीट शुरू कर दी। उन लोगों ने चारों तरफ से उसे घेर लिया और लात घूंसों की बरसात कर दी। मारते मारते वो उसे अस्पताल के रिसेप्शन तक ले आए। इस दौरान बीच बचाव करने आए लोगों की भी पिटाई कर दी गई, लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। वो लोग उसे घसीटकर अस्पताल के बाहर ले गए और फिर वहां भी उसकी खूब धुनाई की। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक वो लोग वहां से भाग निकले। इसके बाद घायल लड़के की शिकायत पर उन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। उस लड़के ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उसे जाति सूचक शब्द कहे और उसकी सोने की चेन और कैश लूटकर भाग गए। उधर उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों से अवैध वसूली करने वाले एक फर्जी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के पास खिलौने वाली पिस्तौल भी थी, जिसे वो असली पिस्तौल की तरह इस्तेमाल कर लोगों को धमका रहा था और इसीलिए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। आइडिया कहां से आया नकली पुलिस बनने का? किसने बताया? बताओ। आई गई थी मूल में सर। किसने बताया? किसी ने बताया। और कौन है साथ में? और कोई नहीं। अकेले ही हो? पूछताछ कर रहे पुलिस कर्मियों ने उसकी वर्दी को लेकर भी सवाल जवाब किए। ले ली थी सर मैंने। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वो पिछले 15-20 दिन से फर्जी सिपाही बनकर घूम रहा था और उसकी सच्चाई तब सामने आई जब वो कबाड़ की दुकान चला रहे एक दुकानदार को धमकाने पहुंचा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उससे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। इसकी वजह से वो घबरा गया। इसके बाद उन लोगों ने पुलिस बुला ली और पुलिस उसे गिरफ्तार कर वहां से ले गई। इसके बाद पूछताछ में उसने सारा सच उगल दिया। पुलिस के मुताबिक उस फर्जी सिपाही ने कबाड़ की एक दुकान चला रहे व्यक्ति को उसकी दुकान बंद करवाने की धमकी दी। आरोपी ने एनकाउंटर की धमकी देते हुए दुकानदार से 5,000 रुपए भी मांगे। दावा किया गया कि एनकाउंटर के डर से दुकानदार ने उसे कुछ रुपए दे दिए, लेकिन तभी आसपास के कुछ लोग वहां आ गए और उस फर्जी सिपाही के झूठ से पर्दा हट गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी से खिलौने वाली एक पिस्तौल भी मिली, जिससे वो लोगों को डरा रहा था। उधर विदेश मंत्रालय ने भारतीयों को रूसी सेना में भर्ती होने से बचने की सलाह दी। विदेश मंत्रालय ने रूस की सेना के साथ काम करने या उसमें भर्ती होने के प्रस्ताव से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि पैसे कमाने की लालच में रूस की सेना में शामिल हुए 44 भारतीय नागरिकों को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा की शुरुआत की। 10 दिन तक चलने वाली ये पदयात्रा दिल्ली के इंद्रप्रस्थ इलाके से शुरू होकर वृंदावन तक जाएगी। 10 दिन में करीब 2 लाख लोगों के इस पदयात्रा में शामिल होने की उम्मीद जताई गई। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एक चलती बस में एक बुजुर्ग को हार्ट अटैक आने के बाद यात्रियों ने सीपीआर देकर उनकी जान बचा ली। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई। वो बस इंदौर से भोपाल जा रही थी और तभी उसमें बैठे एक बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की। ये देखकर बस में बैठे दूसरे यात्री तुरंत उनकी मदद करने में जुट गए। कुछ लोगों ने बिना देरी किए उन्हें सीपीआर देना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह रही कि बस में 2 डॉक्टर भी मौजूद थे, लेकिन जिस बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। हालांकि लोगों ने उन्हें सीपीआर देना जारी रखा। करीब 5 मिनट तक सीपीआर देने के बाद बुजुर्ग की हालत में सुधार हो गया और तब जाकर बस में बैठे यात्रियों ने राहत की सांस ली। लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं था। 67 साल के बुजुर्ग को तुरंत इलाज की जरूरत थी और इस बीच बस के ड्राइवर ने भी समझदारी दिखाई। यात्री जहां बुजुर्ग की मदद करने में जुटे रहे, तो ड्राइवर ने बस को अस्पताल की तरफ मोड़ लिया। यानी हर व्यक्ति ने बुजुर्ग की जान बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें बीच रास्ते से ही अस्पताल पहुंचा दिया गया। बस में यात्रा कर रहे डॉक्टर के मुताबिक ये सब कुछ समय रहते सीपीआर देने की वजह से ही संभव हो पाया। मैं गया, फिर मैंने वहाँ पे वापस उनके साथ में मदद करके उस व्यक्ति को रिवाइव करा और इस तरह लोगों की समझदारी ने एक बुजुर्ग की जान बचा ली। अस्पताल में इलाज के बाद उनकी हालत में और सुधार हो गया। बाद में उनके परिवार वालों को घटना की जानकारी दे दी गई।
उधर राजस्थान के अलवर में जिला परिषद की बैठक में किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए वहां के पार्षद संदीप फौलादपुरिया हल लेकर पहुंच गए। उन्हें ऐसा करता देखकर लोग दंग रह गए, क्योंकि संदीप फौलादपुरिया नाम के वो पार्षद अपने कंधे पर हल रखकर बैठक में जाते दिखे। बैठक के दौरान उन्होंने उस हल को कॉन्फ्रेंस टेबल पर रख दिया। इस बात पर वहां मौजूद लोग मुस्कुराते दिखाई दिए। किसान एकता, किसान एकता। बैठक से पहले पार्षद ने सरकार पर किसानों की समस्या न सुनने का आरोप लगाया और नारेबाजी की। हैरान करने वाली बात यह रही कि वो अपना इस्तीफा भी साथ लेकर पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो पार्षद के पद से इस्तीफा दे देंगे। इधर दक्षिण पूर्व एशिया के देश इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के एक स्कूल में बम धमाका होने से सनसनी मच गई। धमाके में 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। जानकारी के मुताबिक उस स्कूल में मौजूद मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ी जा रही थी और तभी अचानक हुए जोरदार धमाके से अफरा तफरी मच गई। धमाके की आवाज सुनते ही स्कूल के ग्राउंड में खेल रहे बच्चे बुरी तरह दहल गए। कुछ सेकंड के लिए तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। वो जहां थे वहीं खड़े रह गए। वहीं कुछ छात्र धमाके की आवाज सुनकर बेहोश हो गए। इसके बाद कुछ छात्र उन्हें उठाकर वहां से ले जाते दिखाई दिए। ये धमाका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के एक स्कूल में हुआ। बताया गया स्कूल के कैंपस में एक मस्जिद बनी हुई थी। उस स्कूल के छात्रों समेत कुछ लोग वहां जुमे की नमाज पढ़ रहे थे और उसी दौरान अचानक उस मस्जिद में धमाका हो गया। इस घटना के बाद उस स्कूल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और राहत बचाव की कई टीमें भी वहां पहुंच गईं और उस पूरे इलाके को घेर कर तलाशी शुरू कर दी। इस घटना के बाद पुलिस और सुरक्षा बल की टीम उस स्कूल में मौजूद मस्जिद के अंदर पहुंची। वहां बम के कुछ हिस्से पड़े मिले। इसके अलावा उस मस्जिद में लगे शीशों के टुकड़े भी बिखरे नजर आए। मस्जिद का यह हाल देखने के बाद बॉम्ब स्क्वाड ने उस मस्जिद के कोने कोने की तलाशी ली। जानकारी के मुताबिक यह धमाका दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। धमाके में 50 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। इसके बाद वहां पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और स्कूल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी। इजरायल ने गाजा में जमीन के नीचे बनी एक सुरंग में फंसे हमास के करीब 200 लड़ाकों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जबकि अमेरिका ने भी अपील कर दी कि अगर हमास के वो लड़ाके हथियार डालकर सरेंडर करते हैं तो उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाए। लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने दो टूक कह दिया कि सुरंग में फंसे हमास के किसी भी लड़ाके को छोड़ा नहीं जाएगा। दावा तो यहां तक किया गया कि इजरायल की सेना उन्हें सुरंग समेत ही बारूद से उड़ा सकती है। खबर है कि हमास के करीब 200 लड़ाके गाजा के दक्षिणी हिस्से में मौजूद एक सुरंग में घिर चुके हैं। वो सुरंग मिस्र से लगने वाले गाजा के रफा इलाके में बनी है। इस बीच हमास के लिए मुसीबत यह कि उस इलाके पर इजरायल की सेना का कंट्रोल है। यानी हमास के वो लड़ाके जिस सुरंग में मौजूद हैं उसके चारों तरफ इजरायल के सैनिकों की तैनाती है। इजरायल की फौज वहां टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ मौजूद है और वो जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर हमला कर उसे पलक झपकते ही तबाह कर सकती है। नेतन्याहू के साथ साथ उनके रक्षा मंत्री इजरायल कत्स ने भी साफ किया कि सुरंग में फंसे हमास के किसी भी लड़ाके पर कोई रहम नहीं बरता जाएगा। उन्होंने तो रफा ही नहीं बल्कि पूरे गाजा में मौजूद हमास की सुरंगों को मिट्टी में मिलाने की चेतावनी दे दी। इजरायल कत्स के मुताबिक गाजा से हमास का खात्मा तभी किया जा सकता है जब उसकी सुरंगों का नामो निशान मिटा दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजा में जमीन के नीचे मौजूद हमास की सुरंगें ही उसकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती हैं और दावा है कि सुरंगों को कवच बनाकर ही हमास के लड़ाकों ने इतने लंबे वक्त तक इजरायल का मुकाबला किया। हालांकि इजरायल की सेना जंग की शुरुआत से ही गाजा में बनी सुरंगों को बर्बाद करने का काम करती आई है और वो कई सुरंगों में बारूद लगाकर उन्हें उड़ा भी चुकी है। करीब 2 साल तक चले युद्ध में इजरायल की फौज ने गाजा पर इतने बड़े पैमाने पर बारूद बरसाया कि उसका चप्पा चप्पा बर्बाद हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी तबाही के बावजूद हमास की सुरंगों को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका, क्योंकि जानकारी के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले ही हमास ने 41 किलोमीटर लंबी गाजा पट्टी में करीब 500 किलोमीटर लंबा सुरंगों का जाल बिछा रखा था। यानी हमास की सुरंगों का नेटवर्क गाजा के लगभग हर हिस्से तक फैला हुआ था। युद्ध के दौरान इजरायल ने उस नेटवर्क को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसे पूरी तरह मिटाया नहीं जा सका, क्योंकि दावा है कि हमास की कुछ सुरंगें तो जमीन में दर्जनों फीट की गहराई में मौजूद हैं। यही वजह रही कि सभी सुरंगों को ढूंढ पाना इजरायल की सेना के लिए भी दूर की कौड़ी साबित हुई। लेकिन गाजा में सीज फायर लागू होने के बाद रफा में सुरंग मिलने से खलबली मच गई, क्योंकि इजरायली सेना के कंट्रोल वाले उस इलाके की सुरंग में हमास के 200 लड़ाकों के मौजूद होने का दावा किया गया। इजरायल की मीडिया के मुताबिक वो लड़ाके कई महीनों से वहां छिपे हैं।
आरोप है कि वो युद्ध विराम के बाद भी इजरायल के खिलाफ बमबारी कर रहे थे, जबकि हमास और इजरायल के बीच हुए समझौते के बाद पिछले महीने की 10 तारीख को लड़ाई रोकने का फैसला लिया गया था। मतलब इजरायल और हमास ने तय किया था कि 10 अक्टूबर के बाद वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन इजरायल का दावा है कि सुरंग में फंसे हमास के लड़ाकों ने सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं किया और बीते एक महीने में इजरायल के अलग अलग इलाकों पर कई रॉकेट हमले किए। इजरायल की मीडिया के मुताबिक रफा की सुरंग में मौजूद हमास के लड़ाकों ने युद्ध विराम के दौरान भी खून खराबा किया। यही वजह रही कि इजरायल की फौज उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रही। दावा है कि उन लड़ाकों में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल की सड़कों को खून से रंग दिया था और 1250 लोगों की सरेआम हत्या कर दी थी। और इतना ही नहीं, करीब 250 लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए थे। उन बंधकों को भी सुरंगों में ही छिपाए जाने की खबरें आई थी। हमास के इसी खौफनाक हमले से भड़के इजरायल ने गाजा में जंग छेड़ दी थी और 2 साल तक चली लड़ाई में इजरायल ने हमास के उन नेताओं और लड़ाकों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया जो 7 अक्टूबर 2023 वाले हमले के लिए जिम्मेदार थे। इसी बीच सुरंग में फंसे कुछ लड़ाकों का भी हाथ उस भयावह हमले में होने का दावा किया गया। यानी जिन लोगों की तलाश में इजरायल की सेना ने गाजा का चप्पा चप्पा छान मारा, वो रफा की उस सुरंग में छिपे हो सकते हैं। खबर है कि इजरायल ने उन्हें दर्दनाक मौत देने की तैयारी कर ली। दावा तो यहां तक किया गया कि इसके लिए पाइपों के जरिए उस सुरंग में सीमेंट का घोल भरना शुरू कर दिया गया ताकि हमास के उन लड़ाकों को अंदर ही जैम कर दिया जाए। हालांकि इजरायल की तरफ से इस दावे की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन उसने सुरंग में मौजूद हमास के लड़ाकों को छोड़ने से साफ मना कर दिया। और इस बीच चरमपंथी संगठन हमास ने सुरंग में फंसे अपने लड़ाकों को लेकर चौंकाने वाला दावा किया। हमास के मुताबिक वो लड़ाके मार्च महीने से ही उसके संपर्क में नहीं है, यानी पिछले 8 महीने से वो अपने संगठन से बातचीत किए बिना ही इजरायल के खिलाफ हमले करते आए हैं। हमास ने दावा किया कि यह भी हो सकता है कि उन लड़ाकों को इस सीज फायर समझौते के बारे में पता ही ना हो और इसीलिए उन्होंने युद्ध विराम के दौरान भी हमले नहीं रोके। हमास ने इजरायल से अपील की कि वो सीज फायर की शर्तों का पालन करे और सुरंग में मौजूद सभी लड़ाकों को सुरक्षित निकल जाने दे। इधर राजस्थान के भरतपुर में राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रभारी मंत्री के सामने ही भारी हंगामा हो गया। हंगामा करने वाले बीजेपी के ही नेता और कार्यकर्ता रहे। बवाल तब शुरू हुआ जब प्रभारी मंत्री सुरेश रावत वहां एकता मार्च को रवाना करने पहुंचे और तभी बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री सुरेश रावत को घेर लिया। उन्होंने वहां के उज्जैन के एसडीएम की शिकायत करते हुए नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ शिकायतों की झड़ी लगा दी। उन्होंने अधिकारी पर आरोप लगाया कि वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों में फंसा रहे हैं। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के खिलाफ जल्द कार्रवाई किए जाने की मांग की और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की बात को प्रभारी मंत्री सुरेश रावत कुछ देर तक सुनते रहे। इसके बाद उन्होंने उनसे अपील की कि वो कार्यक्रम के खत्म हो जाने के बाद अपनी बात रखें, लेकिन बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नहीं माने और उन्होंने प्रभारी मंत्री को आगे बढ़ने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मंत्री जी एक कार्यकर्ता को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए आज इस बीच एक कार्यकर्ता ने तो एसडीएम के अलावा कई दूसरे अधिकारियों के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। सारे अधिकारी निरंकुश हैं, कोई किसी की बात नहीं मानता है, या तो ये कहते हो भारतीय जनता पार्टी राज ही नहीं है राजस्थान के अंदर। उनके मुताबिक जिले के अधिकारी उनकी कोई बात नहीं सुनते और इस वजह से उनका काम अटक रहा है। लेकिन इस हंगामे की वजह से प्रभारी मंत्री सुरेश रावत के सामने मुश्किल खड़ी हो गई। वो ऐसी स्थिति में फंस गए कि अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। इस वजह से कार्यक्रम में भी देरी होने लग गई। लेकिन नेता और कार्यकर्ता वहां से टस से मस नहीं हुए। अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की उनकी लिस्ट लंबी होती चली गई। इसके बाद प्रभारी मंत्री सुरेश रावत के कुछ समर्थक आगे आए। उन्होंने गुस्साए नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। कार्यक्रम को सफल होने दो। इस बीच मौका मिलते ही सुरेश रावत वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन नाराज कार्यकर्ताओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो कार्यक्रम के मंच तक पहुंच गए। ये देखकर वहां मौजूद जिले के डीएम और एसपी ने मामले को शांत कराने की कोशिश की। सौ बात की एक बात यह कि वंदे मातरम को लेकर 150 साल से लेकर जो बहस छिड़ी हुई है वो दिखाती है कि धर्म के नाम पर राजनीति भले ही सब कुछ खत्म कर दे, लेकिन ये राजनीति नहीं खत्म होती।
इस गीत की पूरी कहानी समझनी सबके लिए जरूरी है और फिर खुद तय कीजिए कि हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान ये धर्म का मसला है या ये राजनीति का मसला है। लेकिन ज्यादातर पब्लिक ना तो पूरी कहानी जानती है कि बात थी क्या और वहां कहां पहुंच गई, ना ही पब्लिक को शायद कोई बताना भी चाहता है कि कहानी है क्या। फिर सब कहते हैं कि गरीबी बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो समझ तो लिया जाए कि ये क्यों होता आया है। तो पहले तो यह कहा जा रहा है कि वंदे मातरम को काट कर छोटा कर दिया गया था। तो क्या ऐसा है? छोटा किया था तो क्यों कर दिया था, और छोटा कर दिया था तो उसके बाद क्या हुआ? 150 साल बनाए जा रहे हैं वंदे मातरम के। तो कहानी शुरू होती है 150 साल पहले, यानी 1875 में। साल 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा, वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना थी ये। और कितने अंतरे थे इस गीत में? इतिहासकार बताते हैं कि इसमें 2 अंतरे थे, वही 2 अंतरे जो आपने भी स्कूल में गाए होंगे। तो फिर यह क्या बात है कि गीत छोटा कर दिया था? तो इतिहासकार बताते हैं कि वो कहानी यह थी कि 1875 में यह गीत लिखा 2 अंतरे का। फिर 1881 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास छपा जिसका नाम था आनंद मठ। यानी वंदे मातरम लिखने के करीब 6 साल बाद आया यह उपन्यास आनंद मठ। इस उपन्यास की कहानी थी तब से भी 100 साल पहले के बंगाल की, यानी 1770 के दशक के बंगाल की। और उस कहानी में बताया गया कि कैसे वहां मुस्लिम नवाब होता था और वो नवाब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर गरीबों से लगान वसूलता था। तो नवाब के खिलाफ बगावत हो गई। अब आप सोच रहे हो कि हिंदू मुस्लिम एंगल शायद यहां से आया होगा, लेकिन वो भी पूरा सच नहीं है, क्योंकि आनंद मठ में बताया गया कि नवाब के खिलाफ बगावत किसने की? हिंदू सन्यासियों और मुस्लिम फकीरों ने। उपन्यास में सन्यासी और फकीर मिलकर नवाब के खिलाफ बगावत कर देते हैं। इस उपन्यास में वंदे मातरम गीत को शामिल किया गया और इसमें पहले के 2 अंतरों के अलावा 4 अंतरे और जोड़ दिए गए, ये बताते हैं इतिहासकार। और उन अंतरों में मातृभूमि को देवी दुर्गा और लक्ष्मी बताया गया, यानी हिंदू धर्म की देवी की तरह मातृभूमि की स्तुति की गई। तो पहले के जो 2 अंतरे थे वो सिर्फ मातृभूमि की वंदना के थे, लेकिन आनंद मठ उपन्यास में जो 6 अंतरों का वंदे मातरम है उसमें मातृभूमि की देवी की तरह स्तुति की गई है, हिंदू देवी की तरह स्तुति की गई है। वंदे मातरम एकदम से लोकप्रिय हो गया, हर देशभक्त की जबान पर वंदे मातरम चढ़ गया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने बंकिम चंद्र के गीत को सुरों में बांधा और उसका संगीत दिया, और आज भी जो वंदे मातरम गाया जाता है वो उसी संगीत पर गाया जाता है जो रविंद्रनाथ ठाकुर ने दिया था। और 1896 में कांग्रेस के सेशन में खुद रविंद्रनाथ ठाकुर ने वंदे मातरम गाया था, और उसके बाद तो कांग्रेस की सभाओं में रेगुलर हो गया। वंदे मातरम से ही सभा शुरू होती थी, पूरे 6 अंतरे। लेकिन फिर 1905 में क्या हुआ कि अंग्रेज लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। हिंदू पश्चिम बंगाल में ज्यादा थे, मुस्लिम पूर्व बंगाल में ज्यादा थे। और वंदे मातरम को लेकर मुस्लिम नेताओं ने यह सवाल उठाने शुरू कर दिए कि यह देश की स्तुति के साथ देवी की भी स्तुति है, तो यह तो हिंदुओं का गीत है, और मातृभूमि को हिंदू देवियों की तरह देखना ही इस्लाम के खिलाफ है, और यह तो हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ बढ़ते कदम है। यह सब बातें होने लगी। हिंदू मुस्लिम खाई बढ़ रही थी। मुस्लिम नेताओं ने इसमें वंदे मातरम को इस्तेमाल किया मुसलमानों को डराने के लिए कि ये क्या गा रहे हो, ये तो देवी की वंदना है, ये इस्लाम के खिलाफ है। जबकि हिंदू जो थे उनका इस बात पर ध्यान भी नहीं जाता था कि ये कोई देवी की स्तुति है, वो तो इसे मातृभूमि की वंदना के रूप में ही गाते थे। खैर, वंदे मातरम पर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई बढ़ती चली गई। वंदे मातरम आजादी के आंदोलनकारियों का गीत भी बनता गया, लेकिन मुस्लिम लीग इसका विरोध करती रही और कहती रही कि कांग्रेस में इस गीत को इसलिए गाया जाता है और बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि कांग्रेस आगे चलकर भारत को अंग्रेजों से हिंदुओं के लिए आजाद करवाना चाहती है। खैर, कुछ इलाकों में मुसलमानों के बीच मुस्लिम लीग को स्वीकार किया जाने लगा। करते करते अंग्रेजों ने भारत में प्रांतों में पहली बार चुनाव करवाए 1936-37 में। चुनाव हुए तो चुनावों में वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू हो गई और मुस्लिम लीग को मौका मिल गया मुसलमानों के नाम पर चुनावी राजनीति करने का। तो उस माहौल में हुए 1937 का कांग्रेस का अधिवेशन हुआ
और यह सवाल आया कि हिंदू मुसलमान कैसे एक साथ रखे जाएं अंग्रेजों से लड़ने के लिए, क्योंकि ये मुस्लिम लीग तो अलग कर रही है, इनको एक साथ रखेंगे तब अंग्रेजों से एक साथ लड़ेंगे। अब उसमें एक पॉइंट यह भी था कि वंदे मातरम पर मुस्लिम एतराज करते हैं और मुस्लिम लीग ने इसको बढ़ावा दिया हुआ है और यह कांग्रेस में गाया जाता है। तो एक कमेटी बनी जिस पर रविंद्रनाथ ठाकुर को ही सलाह देनी थी। कमेटी में थे जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस और आचार्य नरेंद्र देव। बोस ने रविंद्रनाथ ठाकुर से कहा कि अगर वंदे मातरम को त्याग दिया गया तो हिंदू तो नाराज हो जाएंगे बंगाल के। नेहरू ने रविंद्रनाथ ठाकुर से कहा कि अगर वंदे मातरम गाया जाता रहा तो मुसलमानों को साथ लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग उनको इस पर पहले से ही भड़का रही है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? गांधी इस मुद्दे पर प्रैक्टिकल हो गए। गांधी ने कहा कि भले ही वंदे मातरम जिस उपन्यास में था उसकी कहानी में कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने तो खुद बचपन से जब भी वंदे मातरम सुना और गाया है, उनको तो वो देशभक्ति का ही गीत लगा है और उनको तो एहसास भी नहीं था कि ये देवी की स्तुति है, बल्कि ये तो मातृभूमि की वंदना है। लेकिन गांधी ने यह भी कहा कि अब जो माहौल हो गया है उसमें इस गीत की वजह से दरारें पैदा की जा रही हैं। तो इस सब को देखते हुए गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह सलाह दी कि आनंद मठ उपन्यास की कहानी की वजह से यह दरार पैदा की जा रही है और वंदे मातरम तो मातृभूमि की वंदना ही है लेकिन उपन्यास में जो वंदे मातरम है वो तो बाद में शामिल हुआ। तो जो पहले के 2 अंतरे थे उनमें तो मातृभूमि को देवी दुर्गा नहीं बताया गया है, तो वो जो पहले के 2 अंतरे थे वो गाए जाते रहे। ये कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की गई। फिर यह तय हुआ कि वो 2 अंतरे कांग्रेस में गाए जाते रहेंगे, यानी एक तरह से दोनों साइड को संतुष्ट करने की कोशिश थी। लेकिन जिन्ना इस बात से भी खुश नहीं हुए क्योंकि गीत को रखा गया, और राजा जी और जीबी पंत जैसे नेता इस बात से खुश नहीं थे कि मुस्लिम नेताओं की वजह से गीत के सिर्फ 2 अंतरों को ही रखा गया, बाकी हटा दिए गए। तो यह तो हो गई कहानी वंदे मातरम को छोटा करने की, या यूं कह लीजिए कि उपन्यास वाले वंदे मातरम के बजाय पहले वाले 2 अंतरे ही रखने की। लेकिन यह सही है कि यह इसलिए किया गया ताकि इस पर हिंदू मुसलमान होना बंद हो जाए। कोशिश यह थी, यानी मुसलमानों की देवी की स्तुति वाली आपत्ति की वजह से ही यह किया गया। तो सवाल तो यह है ना कि फिर क्या प्रॉब्लम है? ये तो कर दिया गया। जब एक कदम आगे बढ़कर यह कर दिया गया कि 2 ही अंतरे गाएंगे, तब भी जिनको गीत पर आपत्ति करनी है वो तो कर ही रहे हैं। उन्होंने तो तब भी नहीं देखा था कि एक कदम इधर से बढ़ाया गया तो एक कदम उधर से भी बढ़ाया जाता। उन्होंने तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बात नहीं समझी, उन्होंने तो महात्मा गांधी की बात नहीं सुनी। जिनको जिन्ना की ही सुननी थी उन्होंने तो जिन्ना की ही सुनी। उनको पाकिस्तान बनवाना था, उनको तो कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं था। लेकिन वो तो बन गया ना पाकिस्तान, वो लोग तो चले गए पाकिस्तान। अब क्या प्रॉब्लम है? इसलिए यह आवाज बार बार उठती रहती है कि हाथ बढ़ाने की बात हो तो सब तरफ से हाथ बढ़ाए जाए ना। लेकिन अपने आप को मुस्लिम नेता कहने वाले क्या ये बता रहे हैं लोगों को? क्या ये मुस्लिम नेता जो खुद को कहते हैं, क्या ये लोगों को बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए असहज ना हो इसलिए ही 2 अंतरे गाए जाते हैं वंदे मातरम के? वो 2 अंतरे भी गाने पर आपत्ति किए जा रहे हैं। यानी जिनको आपत्ति जतानी है वो तो जताएंगे ही। किस बात का कॉम्प्रोमाइज हुआ? उनकी राजनीति ही इस आपत्ति पर है। वो तो पहले 2 अंतरों पर भी वही बात कह रहे हैं जो बाकी अंतरों पर कह रहे थे। वो तो पहले 2 अंतरे क्या, कई तो ऐसे हैं जो कहते हैं कि वंदे मातरम बोलना भी उनकी आस्था के खिलाफ है। इसीलिए बाकी लोग कहते हैं कि फिर छोटा किया ही क्यों था, फिर पूरा ही गा लो। और यह विवाद चले ही जा रहा है। 150 साल हो गए वंदे मातरम को। यह 2 अंतरों या 6 अंतरों की बात नहीं है। इस गीत की कहानी दिखाती है कि क्या है जिसने इस मातृभूमि को बार बार आगे बढ़ने से रोक रखा है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम। 100 बात की एक बात। इधर हरियाणा के झज्जर में गहने चुराने के आरोप में एक महिला और उनके पति को पकड़ लिया गया। हरियाणा के झज्जर में पुलिस ने गहनों की एक दुकान से लाखों की चोरी करने वाले दंपति को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक यूपी के मेरठ के रहने वाले आरोपियों ने अपनी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए गहनों की चोरी की थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चोरी हुए गहने बरामद कर लिए।
उत्तराखंड में राज्य स्थापना की रजत जयंती के मौके पर अलग अलग शहरों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ही दिन में हल्द्वानी, रामनगर और देहरादून में आयोजित किए गए कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान हल्द्वानी में वो सैनिकों के परिवार वालों से मिले और उन्हें सम्मानित किया। स्वयं मैं एक फौजी का बेटा हूं और बचपन से मैंने फौजियों की वर्दी में बसने वाले अनुशासन को देखा है। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 94 अंकों की गिरावट रही तो निफ्टी मामूली अंक गिरकर 25,492 पर आ गया। हालांकि निवेशकों ने करीब 50,000 करोड़ रुपए की कमाई की। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में रही, जबकि मेटल इंडेक्स में तेजी देखी गई। यूरोपीय देश बल्गेरिया के बर्गस शहर में पुलिस के पीछा करने पर भाग रहे एक कार में सवार लोग हादसे का शिकार हो गए। घटना में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि कार में मौजूद ज्यादातर लोग किसी दूसरे देश के नागरिक थे और अवैध तरीके से बल्गेरिया में दाखिल हुए। मशहूर अभिनेता और फिल्म मेकर संजय खान की पत्नी जरीन खान का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बताया गया वो लंबे समय से बीमार चल रही थी और हार्ट अटैक की वजह से उनका निधन हो गया।